विच इज ई, यानी कि ई कौन सा है इसमें? टैलस बॉन्ड, मीडियल क्यूनिफॉर्म, थर्ड नेविकुलर, फोर्थ क्यूबॉइड। तो ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको ई इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आपको बताना है कि इन चारों बॉन्ड में से कौन सी होती है। ठीक है, तो चलिए बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल सुदर्शन पैरामेडिकल को आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, और आज की क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, साथ साथ में अगर आप लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप लोग हमें कॉल कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप कॉल नंबर दे रखा है आप लोगों को। तो आपको अगर कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी कोर्स से रिलेटेड भी, तो भी आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है। सबसे पहले कि ग्रिड कंट्रोल एक्सरे ट्यूब्स मीन्स, यानी कि ग्रिड कंट्रोल एक्सरे ट्यूब का मीन क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। ग्रिड कंट्रोल एक्सरे ट्यूब मीन, ग्रिड नियंत्रित एक्सरे ट्यूब का मतलब क्या होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, फर्स्ट हुडेड एनोड, सेकंड दे रखा है रोटेटिंग एनोड, थर्ड ऑप्शन दे रखा है टारगेट अदर देन टंगस्टन, और फोर्थ दे रखा है थर्ड इलेक्ट्रोड। तो इसका आंसर बताना आप लोग क्या होता है। ठीक है, कमेंट जो बॉक्स है उसमें जरूर मुझे बताना कि तुम लोग इसका आंसर क्या करते हो, कितने क्वेश्चंस तुम लोग सही करते हो, ये तुम्हें जरूर बताना है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि ग्रिड कंट्रोल एक्सरे ट्यूब होती क्या है। देखो, नॉर्मली तुम बोलोगे कि मैम हमने स्टेशनरी ट्यूब्स पढ़ी है, हमने रोटेटरी ट्यूब्स पढ़ी है, हमने कोलिस ट्यूब पढ़ी है, हमने गैस फिल्ड ट्यूब के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब आज बात करेंगे ग्रिड कंट्रोल एक्सरे ट्यूब के बारे में कि ये क्या होती है। तो देखो, ग्रिड कंट्रोल एक्सरे ट्यूब को हम एक तरीके से बोलते हैं एक्सरे स्विचिंग एक्सरे ट्यूब। क्या बोलते हैं? एक्सरे स्विचिंग एक्सरे ट्यूब। ये क्या काम करती है? देखो, सबको पता है कि अगर एक्सरे ट्यूब है तो एक्सरे प्रोड्यूस करने का ही काम करेगी, लेकिन ये साथ साथ में काम करती है एक्सरे की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने का भी। किसका काम करती है? एक्सरे की इंटेंसिटी को कंट्रोल करना। इसमें क्या होता है कि आपको दो टाइप की स्विचिंग देखने को मिलती है, एक ऑन में और एक ऑफ में। अब क्या होता है, सबसे पहले ऑन स्विचिंग की बात करते हैं। ठीक है, एक होती है ऑन स्विचिंग, यानी कि अगर हमें एक्सरे ट्यूब को ऑन करना है तो क्या होगा, अगर हमें एक्सरे ट्यूब को ऑफ करना है तो क्या होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो, ग्रिड कंट्रोल जो एक्सरे ट्यूब होती है, इसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या होती है, एक और टाइप की क्या होती है, इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होती है। यानी कि आप ये तो पढ़ते ही हो कि यहाँ पे कैथोड प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एनोड प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके बीच में एक और इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं थर्ड इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? थर्ड इलेक्ट्रोड। इसको आप एज अ फोकसिंग कप मान सकते हो। ओके, इसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों ने इसमें ये किया कि इस ट्यूब के अंदर आपने फोकसिंग कप को क्या कर दिया, नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, तो इस नेगेटिव वोल्टेज की वजह से क्या होगा कि कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कंट्रोल में आ जाएगी। तो अगर हमें बीम को ऑफ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो है उसको रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? इस इलेक्ट्रोड पर, यानी कि फोकसिंग कप पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करके। ठीक है, और अगर हम इसे ऑन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा करके। क्लियर? तो जो ग्रिड कंट्रोल एक्सरे ट्यूब होती है इसको जरूर पढ़ के जाना आप लोग। ठीक है, बाकी के एक्सरे ट्यूब तो हर कोई पढ़ता ही है, लेकिन इसको जरूर पढ़ के जाना। तो इसका मतलब क्या होता है, थर्ड इलेक्ट्रोड से इसका मतलब होता है। क्लियर? इस ट्यूब का काम होता है एक्सरे की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने का। अब यहाँ पे एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है और एक फोकसिंग कप होता है, जिसके बारे में बात की जाती है। जब कैथोड और फोकसिंग कप के बीच में जब वोल्टेज डिफरेंस आता है, या फिर उसके बीच में जो भी आपको नेगेटिव वोल्टेज सेम वोल्टेज देखने को मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी को कम किया जाता है, उनको रोका जाता है और उनका फ्लो करवाया जाता है। क्लियर? चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच इज ई, यानी कि ई कौन सा है इसमें। टैलस बॉन्ड, मीडियल क्यूनिफॉर्म, थर्ड नेविकुलर, फोर्थ क्यूबॉइड। तो ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको ई इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आपको बताना है कि इन चारों बॉन्ड में से कौन सी होती है। ठीक है, तो चलिए बताइए। अब तुम सबको पता होगा कि ये मैंने बताया तुम्हें, यहाँ पे टार्सल बॉन्ड है सारी की सारी। क्या है ये? टार्सल बॉन्ड है। अब तुम लोग
मुझे बोलते हो, मैंने क्लासें ली हैं, तुम लोग बोलते हो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते मैम, ठीक है। तुम लोग एम्स 2024 का पेपर उठा के देखना, वहां पे कार्पल बॉन्ड्स को दिया गया था और पूछा गया था कि बताओ, एक ऑप्शन देकर के कि बताओ ये जो बॉन्ड होती है ये कौन सी बॉन्ड होती है, ठीक है। तो कार्पल का आ चुका है, अब हो सकता है इस बार टार्सल का आ जाए या फिर कोई भी एनाटॉमिकल पार्ट का, पेल्विस का वो एग्जामिनेशन दे दें, वो शोल्डर का दे दें, स्कैपुला, हेड ऑफ ह्यूमरस, ग्लिनोइड कैविटी, कोरिकॉइड प्रोसेस, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका वो दे सकते हैं क्वेश्चन में। तो बताइए विच इज ई। तो यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो हम टार्सल्स बॉन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी होती है, हील बॉन होती है, कैल्केनियस बॉन, ठीक है। फिर आती है टेलस बॉन, फिर उसके बाद में आती है नेविक्यूलर बॉन। देन कौन सी बॉन आती है, देन हमारी आती है क्यूनिफॉर्म बॉन्स। कौन सी बॉन्ड, क्यूनिफॉर्म्स। कितनी होती हैं ये 3 होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है मीडियल क्यूनिफॉर्म, एक होती है इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और एक होती है लेटरल क्यूनिफॉर्म, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट में क्या आती है, लास्ट में आती है क्यूबॉइड। ओके, तो इस टाइप की क्या होती हैं आपकी टार्सल्स बॉन्ड होती हैं, सबको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो इसमें जो ई है वो ई डिनोट कर रहा है किसको, नेविक्यूलर को, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, नेविक्यूलर को प्रेजेंट कर रहा है। ये जो सबसे लास्ट में आपको दिख रही है ये यहाँ पे कैल्केनियस हो जाएगी, ये वाली जो होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको ये टार्सल देखने को मिलेगी, उसके बाद में आपको नेविक्यूलर देखने को मिलेगी। नेविक्यूलर देखने के बाद में ये नेविकुलर हो जाएगी। इसके बाद में ये जो बॉन आपको देखने के लिए मिल रही है ये आपकी क्यूबॉइड बॉन हो जाएगी। और फिर ये आपकी जो 3 दिख रही हैं आपको, ये इसमें से तीनों क्या हो जाएंगी, क्यूनिफॉर्म हो जाएंगी। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एनाटॉमिकल, यानी कि आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चन कम से कम एम्स 2024 में 3 से 4 आए थे। तो इस बार भी कोशिश तो रहेगी कि उन लोगों की वो डायग्राम के क्वेश्चन तो देंगे ही देंगे, ठीक है। तो एनाटॉमी को अच्छे से कंप्लीट करके जाना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी फिल्म द बेस मटेरियल इज मेड ऑफ, यानी कि जो फिल्म होती है उसके अंदर जो बेस मटेरियल है वो किसका बना हुआ होता है। तो फिल्म में बेस मटेरियल बना हुआ होता है, फर्स्ट ऑप्शन है बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड, सेकंड है कैल्शियम टंगस्टेट, थर्ड है जिंक कैडमियम सल्फाइड और फोर्थ है पॉलीएस्टर। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होता है। देखो जो प्रीवियस एम्स था ना उसमें उन्होंने ऐसा किया था एग्जाम में कि उन्होंने क्वेश्चन दिया ही नहीं था डार्क रूम से। तो हो सकता है इस बार डार्क रूम से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो डार्क रूम अच्छे से पढ़ के जाना। डार्क रूम के जितने भी है, मतलब कि डार्क रूम, कैसेट, एक्सरे फिल्म है, उनके फैक्टर्स हैं, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग, डेवलपिंग, फिक्सर, इनके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। चलो तो बात करते हैं हम यहाँ पे बेस मटीरियल की। किसकी बात करते हैं, बेस मटीरियल की। तो देखो बेस मटेरियल जो था वो सबसे पहले जब क्या हुआ गया था, एक्सरे फिल्म के बारे में बताया गया था, तो उस टाइम पे जो हम यूज करते थे, उस टाइम पे जो हमने यूज किया था वो कौन सा था, वो बना हुआ था ग्लास का। किसका बना हुआ था, ग्लास का। उसके बाद में फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत इन्वेंशन हुआ 1920 में। तो हमने ये देखा 1920s में जाकर के कि जो बेस मटेरियल बना होता है वो बना होता है सेलुलोज नाइट्रेट का। किसका, सेलुलोज नाइट्रेट का। इसके बाद में हमने ये देखा कि इसके अंदर क्या होता है कि ये जो सेलुलोज नाइट्रेट होता है ये फ्लेमेबल होता है, यानी कि ज्वलनशील होता है, ठीक है। क्या होता है, फ्लेमेबल, ज्वलनशील होता है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, ये कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए फिर बाद में किसका बताया गया था, 1920s में ही आके जाकर बताया गया था सेलुलोज ट्राई एसीटेट, कि बेस मटेरियल जो होता है वो सेलुलोज ट्राई एसीटेट का बनाना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, ये नॉन फ्लेमेबल होता है। लेकिन आज के टाइम पे जो हम बेस मटेरियल यूज करते हैं वो बेस मटेरियल क्या बताया गया था, वो हम यूज करते हैं नाउ डेज पॉलीएस्टर का बना हुआ, ठीक है। तो आज के टाइम पे हम कौन सा यूज करते हैं, पॉलीएस्टर का बना हुआ यूज करते हैं बेस मटेरियल। तो आंसर चला जाएगा पॉलीएस्टर। ओके, तो तुमको जितने भी एक्सरे फिल्म के होते हैं ना, बेस, सबस्ट्रेट लेयर, इमल्शन लेयर, इन सब के बारे में पढ़ के जाना पड़ेगा। इसके अलावा इनकी जो थिकनेस होती है उसके बारे में भी जरूर पढ़ के जाना। अब देखो यहाँ पे थोड़े ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि हम पहले के टाइम पे एज अ फॉस्फोर मटेरियल कैल्शियम टंगस्टेट का यूज करते थे। अगर तुम लोगों ने फ्लोरोस्कोपी में कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी देखी होगी, कौन सी, कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी देखी होगी, तो उस कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी में तुम्हें पता लगा होगा कि वहां पे एज अ फॉस्फोर मटेरियल जो होते हैं वो हम जिंक सल्फाइड का यूज करते थे। आज के टाइम पे ये एज अ फॉस्फोर मटेरियल यूज में लिया जाता है, जिंक कैडमियम सल्फाइड। इसके अलावा बेरियम प्लेटिनोसाइड, बेरियम प्लेटिनोसाइड क्या था, फर्स्ट फॉस्फोर मटेरियल था जिसको हमने यूज लिया था एक्सरे को विजिबल, फर्स्ट
फॉस्फो मटेरियल था जिसको हमने यूज लिया था एक्सरेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? तो ये आपकी इस तरीके से आपको पढ़ना है, पूरा समझना है कि क्या हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु वाज द फादर ऑफ टोमोग्राफी, यानी कि टोमोग्राफी के फादर कौन है, जनक कौन थे। फर्स्ट है गॉडफ्रे न्यूबोल्ट हाउंसफील्ड, सेकंड है फ्लेमिंग एंड रिचर्डसन, थर्ड है एंड्रे बोकाज और फोर्थ है थॉमसन। चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो तुम लोग जरूर है ना कमेंट बॉक्स में जरूर की जरूर तुम लोग बताना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आई नो तुम लोगों को लग रहा होगा अरे मैम ये बहुत इजी चीज़ है, लेकिन देखो ये जो जितनी भी इजी चीज़ें हैं, जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं, इनको हम पूरा कॉन्सेप्ट से समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी जो थ्योरी है वो भी क्लियर होती चल रही होगी साथ ही साथ में। ओके चलो तो बात करते हैं टोमोग्राफी की। तो देखो सबसे पहले जो टोमोग्राफी के हम बात करते हैं, इसके फादर कौन थे, तो सबको पता होगा कि इसके फादर थे एंड्रे बोकाज। ठीक है, ये इनके फादर थे। फिर हम बात करते हैं कि जो कंप्यूटर स्कैनर था वो किसने इन्वेंट किया था सबसे पहले। तो कंप्यूटर स्कैनर के बारे में सबसे पहले बताया था गॉडफ्रे न्यूबोल्ट हाउंसफील्ड ने। ओके, इन्होंने इसके बारे में बताया था। इसके बाद में हम क्या बोलते हैं और कब बताया था, इन्होंने बताया था 1970 में। अब हम इसमें बात करते हैं कुछ स्कैनर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट हेड स्कैनर, यानी कि तुम सबको पता होगा कि जो हम फर्स्ट जनरेशन लेके आए थे उसमें हमने क्या किया था, जो ब्रेन था उसके ही एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए किया गया था। तो फर्स्ट स्कैनर जो था वो 1973 में बताया गया था, जो कि था हेड के लिए। फिर हमने बाद में स्कैनर्स बताए थे कि बॉडी के लिए जो स्कैनर्स होते हैं उनको बताया गया था 1975 में। ओके, इसके बाद में अगर बात करें तो गॉडफ्रे न्यूबोल्ट हाउंसफील्ड जो थे, इनको इस चीज़ के लिए जो नोबेल प्राइज था वो 1979 में मिला। तो ये जो डिस्कवरी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको अच्छे से पढ़ के जाना, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके अलावा एक और साइंटिस्ट होते थे जिसका नाम तुम्हें पढ़ने के लिए मिलेगा, एलन एम नॉर्मैक। ठीक है, एलन एम नॉर्मैक जो थे, इन्होंने 1963 के समथिंग क्या बताया था, इमेज रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था कि सिटी है, चलो ठीक बात है कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी हमको टेक्नोलॉजी मिल चुकी है, लेकिन उसमें जो हमें इमेज का रिकंस्ट्रक्शन करना है उसके बारे में इन्होंने बताया था कि किस तरीके से हम मल्टीपल प्रोजेक्शंस का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो होती है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें पता होने चाहिए कि कौन थे पहले, कौन अब है, इनके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ओके, इसके अलावा फ्लेमिंग और रिचर्डसन का नाम तो तुमने सुना होगा थर्मियोनिक एमिशन के अंदर, और अगर हम थॉमसन की बात करें तो सबको ही पता है। ओके, तो इस तरीके से तुम्हें जो क्वेश्चंस हैं वो क्या करने हैं, पूरे के पूरे याद करने। डिस्कवरी के क्वेश्चंस पढ़ के जाना, थोड़े बहुत हो सकता है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे दें कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है, इस तरीके से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज यूज्ड फॉर आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, यानी कि आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया के लिए किस कॉन्ट्रास्ट मीडिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ओमनीपैक 350, सेकंड है हाईपैक 50, थर्ड है विसीपैक 320 और फोर्थ है आयोवर्ट्सॉल। चलिए इसका आंसर बताना। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो तुम लोग ट्राई करो कि जो क्वेश्चन है उसको तोड़ दो। ठीक है, कि अभी तो बाई चांस यहाँ पे आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया आ गया, अगर इसको सेकंड चेंज करना था तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता था कि नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा, यहाँ पे नॉन कौन सा आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, मतलब है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कि कौन सा नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, तो इसमें तुमको सबके ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से घूम के आ सकता है। पहला कि आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा हो सकता है, सेकंड इनमें से ऐसा कौन सा है जो आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं घूम के, जैसे कि तुम्हें 4 ऑप्शन नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट, 3 ऑप्शन नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया के और एक आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया का दे दिया, तो पूछ सकते हैं कि बताइए इनमें से ऐसा कौन सा होगा जो नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया होगा, आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया होगा। क्लियर? तो देखो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है ओमनीपैक 350, हाईपैक 50, विसीपैक 320 और आयोवर्ट्सॉल। तो चलिए बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। कॉन्ट्रास्ट मीडिया में तुम सबको पता होगा कि जो आयोडीन, जिसको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जो हमारे किस में आता है, ये आता है हमारे पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया में। किसमें? पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया में। तो इस पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया में हमें 2 टाइप्स के कॉन्ट्रास्ट मीडिया पढ़ने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया और एक होते हैं नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया।
तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है? इनकी डेफिनेशन ये होती है कि आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऐसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं कि अगर हमने इनको क्या किया, पानी में घोला, वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, साथ साथ में क्या करते हैं कि ये क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं और आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं। और नॉन आयोनिक कौन से होते हैं? जो आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, चलो इसके अलावा बात करें तो इनमें आयोडीन कंटेंट की भी बात कर लेना, ठीक है, कि आयोडीन कंटेंट जो होता है वो यहाँ पे लगभग आपको 300 से 370 mg/ml देखने को मिलेगा। वहीं अगर यहाँ पे बात की जाए तो 320 से लेकर के 370 mg/ml देखने को मिलेगा। क्लियर? ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि इनमें जो ऑस्मोलरिटी होती है ये किसकी हाई होती है, किसकी लो होती है, उसी के बेसिस पर टॉक्सिसिटी भी यहाँ पे डिटेक्ट की जाती है। ओके, चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल बताओ, सबको पता होगा ना, डाइएट्रिजोएट, पता है कि नहीं पता है? इनके एग्जाम्पल जरूर याद करके जाना, कॉन्ट्रास्ट मीडिया से क्वेश्चंस आते ही हैं। ओके, तो डाइएट्रिजोएट, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम हाईपैक 50 बोलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर तो आपको शायद मिल गया होगा इसमें कि क्या होने वाला है, हाईपैक 50। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मैट्रिजोएट भी होता है। क्या होता है? मैट्रिजोएट। और थर्ड यहाँ पे होता है कौन सा? यहाँ पे थर्ड आपको देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं आइसोपैक 370। ओके, और थर्ड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे होता है क्या, हेक्साब्रिक्स। ओके, चलो अब बात करते हैं नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आयोहेक्सोल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ओमनीपैक। ओमनीपैक कितने, 350 है ना। चलो फिर सेकंड और कौन सा देखने को मिलेगा? सेकंड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम्पल आयोवर्ट्सोल, और एक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है विसीपैक। विसीपैक 320, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आयोडिक्सिनोल। ओके, तो ये आपको एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखने के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत इनकी जो टर्म्स हैं वो भी पढ़ के जाना, एग्जाम्पल्स पढ़ के जाना कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोजेक्शन इज यूज्ड टू असेस आर्थराइटिस इन दी हेड, यानी कि हाथ में ऑफकोर्स आर्थराइटिस का अगर हमें एनालाइज करना है तो हम किस प्रोजेक्शन का यूज करेंगे? प्रक्षेपण का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है पीए व्यू, ऑब्लिक व्यू, लेटरल व्यू, नॉर्ब्राड, बॉल कैचर्स व्यू। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे पता है तुम लोगों को अच्छे से पता होगा, तुम लोग ऐसे तुरंत आंसर कर दोगे कि मैम ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो सही बात है, इसका आंसर फोर्थ होगा जो कि सबको पता होगा लगभग। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत हम सब व्यूज के बारे में थोड़ी थोड़ी। तो देखो पीए व्यू जो होता है, इसमें याद रखना कि जो हैंड होता है, कभी कभी होता है कि वो लोग जो पोजीशन होती है वो भी पूछ लेते हैं कि बताओ किस पेशेंट पोजीशन में हमने हैंड को रखा। तो हमको हैंड जो होता है वो किस में रखते हैं? हम प्रोनेटेड में रखते हैं। क्लियर? इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे जो सेंट्रल रे होती है वो इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर होती है। कहां पे दी जाती है? ये दी जाती है आपके थर्ड मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट पे। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं ऑब्लिक व्यू की। यहाँ पे भी हम हैंड को क्या कर देते हैं? सेमी प्रोनेटेड कर देते हैं। सेमी प्रोनेटेड का मतलब प्रोनेटेड को हम 45 डिग्री एंगल में रोटेट करते हैं। यहाँ पे भी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, और ये भी हमारी थर्ड मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट पे जाता है। बात करते हैं लेटरल व्यू की। लेटरल व्यू जो होता है ये भी किसके लिए किया जाता है? हैंड के लिए किया जाता है ऑफ कोर्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम? हैंड को अल्नर, मतलब जो अल्नर होती है उस अल्नर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं? लेटरली रोटेट करेंगे। ओके, यानी कि आउटसाइड रोटेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी क्या होती है? परपेंडिकुलर दी जाती है, और इसमें सेकंड मेटाकार्पल जो जॉइंट होता है फेलेंजियल जॉइंट उस पे दी जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे। अब देखो लेटरल व्यू जो है ना, ये किसके लिए किया जाता है ये भी समझ लो कि अगर आपको क्वेश्चन में ये आ जाए कि अब ये सिर्फ हैंड के लिए नहीं है, अगर आपको कोई भी पार्ट को देकर के ये क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कि डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर को देखने के लिए, अगर कोई भी बॉडी पार्ट का डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर बताया गया है वहां पे, तो उसको देखने के लिए हम कौन सा व्यू करते हैं? तो उसके लिए हम हमेशा लेटरल व्यू जो होते हैं उसको ही प्रीफर करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे जो नॉर्गार्ड बॉल कैचर व्यू होता है, इसमें क्या होता है? देखो नाम में होता है बॉल कैचर, यानी कि क्या करना है, जैसे कि बॉल को कैच करते हैं हम, तो उस टाइम पे हम जो हमारी पोजीशन रखते हैं हाथों की उसी को ही बोलते हैं। यानी कि जो हैंड है उसको क्या करना है? सुपाइनेटेड करना है। इसके अलावा फिंगर्स को क्या करना है? थोड़ा फ्लेक्स करना है। इसके बाद में क्या करना है हमें?
जो सेंट्रल रे जो होती है वो कहाँ पे दी जाती है, ये दी जाती है बोथ हैंड्स के 5th मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट पे, ठीक है, 5th मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट पे। और याद रखना ये क्वेश्चन आता ही है कि अगर आर्थराइटिस, कौन सा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम कौन से व्यू का यूज करते हैं। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट पैथोलॉजीज होती है इनको जरूर याद करके जाना आप लोग। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज नॉट अ रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन, ऐसा कौन सा है जो रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन अंग नहीं है। फर्स्ट है ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, सेकंड है प्रोलिफेरेटिव टिश्यूज, थर्ड है बोन मैरो स्टेम सेल्स और फोर्थ है नर्व सेल्स। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या हो सकता है। अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा तो जब मैंने एम्स 2024 का पेपर भी सॉल्व किया था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था ब्लड की जो कौन सा ऐसा होता है जो रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ओके चलो, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। तो तुम सबको अच्छे से पता है, उस टाइम पे भी हमने बात की थी कि जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। क्लियर? तो ये मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रोलिफेरेटिव टिश्यूज, जिसमें हम स्पर्मेटिड्स की बात करते हैं। और तुम सबको पता है कि हम ये क्या होते हैं, ये भी रेडियो सेंसिटिव होते हैं। बात करते हैं बोन मैरो या फिर बोन सरफेस स्टेम सेल्स की बात आए तो ये भी क्या होती हैं, रेडियो सेंसिटिव होती हैं। क्लियर? अब जो क्या होती है, नर्व सेल्स होती हैं, ये याद रखना, ये क्या होती है, लीस्ट रेडियो सेंसिटिव। क्या होती है? लीस्ट रेडियो सेंसिटिव। अब कहीं ना कहीं तुम समझना चाहोगे इसका कॉन्सेप्ट, तो इस तरीके से समझ सकते हो कि जो नर्व सेल्स होती हैं इनमें क्या नहीं पाई जाती, डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, इनमें क्या नहीं पाई जाती, डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो हम किसको बोलते हैं, कैंसर कब होता है कि जब सेल्स जो है उनका डिवीजन एबनॉर्मलिटी हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हो। लेकिन नर्व सेल्स जो होती है इनमें डिवीजन की कैपेसिटी ही नहीं होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट रेडियो सेंसिटिव। ओके, डिवीजन कैपेसिटी इनमें नहीं होती है। क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट से आप इसको याद कर सकते हो। इसके अलावा चलो यहां से ही एक क्वेश्चन बता देती हूँ आपको, है ना, जो फेज होती है ना सेल साइकिल की फेज, उन सब का भी आपको याद करके जाना पड़ेगा कि सेल साइकिल की फेज में कौन रेडियो सेंसिटिव होती है, कौन रेडियो रेडिएटिव होती है, इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। और जब हम क्या करेंगे कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, अगर उन क्लासेस में जब मैं आपको इफेक्ट ऑफ रेडिएशन पढ़ा रही हूँ तो उसमें आपको मैं बताऊंगी कि जो सेल साइकिल्स होती हैं उसमें आप एस फेज एम फेज को किस तरीके से याद कर सकते हो। ओके, तो बाकी आपको सेल साइकिल फेज याद करनी है। इसमें आपको देखो सबको पता होगा कि यहाँ पे एम फेज जो होती है वो देखी जाती है। सेकंड हम यहाँ पे G2 फेज की बात करते हैं, ये यहाँ पे देखी जाती है। उसके बाद में G1 फेज जो होती है वो मॉडरेट रेडियो सेंसिटिव होती है, ये देखी जाती है। देन हम S फेज की बात करते हैं और देन हम बात करते हैं G0 की। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, रेडियो रेडिएटिव होती हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कंपनसेटिंग फिल्टर, यानी कि कंपनसेटिंग फिल्टर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। फर्स्ट है टू इंक्रीज पेशेंट डोज, यानी कि रोगी की डोज को बढ़ाने के लिए। सेकेंड है टू इम्प्रूव मैग्निफिकेशन इमेज, यानी कि इमेज का मैग्निफिकेशन सुधारने के लिए। थर्ड है टू रिड्यूस साइज ऑफ एक्सरे फील्ड, यानी कि एक्सरे फील्ड का आकार कम करने के लिए। फोर्थ है टू बैलेंस एक्सपोजर विद अनइवन डेंसिटी ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यानी कि शरीर के अंगों के अनइवन डेंसिटी के साथ एक्सपोजर को संतुलित करने के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पूछा किस पे गया है, कंपनसेटिंग फिल्टर पे। जितने भी आपको बीम मॉडिफिकेशन डिवाइस होते हैं, बीम मॉडिफिकेशन डिवाइस जैसे कि वैस फिल्टर, बोलस, ब्लॉक्स, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, क्योंकि ये क्या होता है, जरूरी होता है, ये आ सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो रेडियोथेरेपी का भी फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए तो है ही कि उनको तो बिल्कुल ही एकदम डीप में पढ़ के जाना ही पड़ेगा कि वैज फिल्टर क्या होता है, कैसे काम करेगा, वैज एंगल क्या होता है, कौन कौन से टाइप होते हैं, फिजिकल और नॉन फिजिकल होते हैं। तो ये सब आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। फिजिकल और डायनामिक होता है, फिर उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि वर्चुअल होता है। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। चलो तो बात करते हैं ऑप्शंस की। सबसे पहले कि अगर हम कोई भी फिल्टर का यूज कर रहे हो, अगर हम नॉर्मल भी फिल्टर का यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, पेशेंट डोज को सिर्फ और सिर्फ कम करेगा। क्या करेगा, कम करेगा। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत।
कि बढ़ाने के लिए यूज में होता है। सेकंड, टू इम्प्रूव मैग्निफिकेशन इमेज, ठीक है। तो हम सबको ये अच्छे से पता है कि मैग्निफिकेशन जो इमेज होती है, ये बात बिल्कुल सही है कि मैग्निफिकेशन जो इमेज होती है इसका कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन हमें साथ साथ में ये भी पता है कि इसमें जो डोज होती है वो डोज जो होती है वो बहुत ज़्यादा लगती है पेशेंट को। तो ये सेकेंड ऑप्शन भी इसका रॉन्ग हो गया, ठीक है। बाकी आप कोई और भी कॉन्सेप्ट लगाना चाहो तो वो भी हो सकता है। थर्ड, टू रिड्यूस साइज ऑफ एक्स-रे फील्ड, यानी कि एक्स-रे फील्ड का जो साइज है उसको कम करने के लिए। याद रखना, साइज और शेप को कंट्रोल करने का काम सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? कॉलीमीटर्स का होता है। किनका होता है? बीम कॉलीमीटर्स का होता है। और बीम कॉलीमीटर्स जो होते हैं ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बीम रेस्टिकेटर। क्या बोलते हैं? बीम रेस्टिकेटर हम इनको बोलते हैं, जो हमारे 3 टाइप्स में होते हैं। कौन कौन से होते हैं बात कर लेते हैं। पहला होता है एपर्चर डायफ्राम, ठीक है। सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है कॉन एंड सिलेंडर। और थर्ड हम बात करते हैं कॉलीमीटर की। ओके, चलो तो देखो थोड़ा बहुत बता भी देती हूँ कि अपर्चर डायफ्राम जो होता है इसमें क्या होता है कि पूरी लेड शीट आपको मिलती है। उसमें क्या होता है? स्मॉल होल जो होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये पेनम्बरा जो होता है उसको बढ़ा देता है। बात करते हैं कॉर्नर सिलेंडर की। ये आपको एक मेटलिक शीट मिलती है लेड की, और उसमें क्या होता है? एक सर्कुलर बीम होल आपको देखने को मिलेगा। ये क्या करता है? यूजफुल जो बीम होती हैं उनको भी कभी कभी क्या कर देता है? रोक देता है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करता है। ओके, इसके अलावा जो कॉर्नर सिलेंडर होता है इनका ये एडवांटेज है कि ये पेनम्बरा कम कर देते हैं। थर्ड, हम कॉलीमीटर्स का यूज करते हैं। इसमें आपको इंडिपेंडेंट जॉज देखने को मिलते हैं। एक जो जॉ होता है उसमें आपको 4 या उससे ज्यादा की लेड प्लेट्स देखने के लिए मिल सकती हैं। ये क्या करती हैं? मूव करती हैं, और मूव करके क्या करती हैं? बीम की शेप और साइज को कंट्रोल करती हैं। क्लियर? चलो फोर्थ बात करते हैं टू बैलेंस एक्सपोजर विद अनइवन डेंसिटी ऑफ बॉडी पार्ट्स। अब क्या होता है कि हमारी जो सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो हेट्रोजीनियस बॉडी है, यानी कि कहीं पे फैट है, कहीं पे सॉफ्ट टिश्यू है, कहीं पे बोनी स्ट्रक्चर्स हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनकी जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी ज्यादा है तो एक्सपोजर भी उनको ज्यादा चाहिए होगा, और कुछ ऐसे टिश्यू होंगे जिनकी डेंसिटी कम होती है। तो उनकी अगर डेंसिटी कम है तो उनको जो एक्सपोजर चाहिए होगा वो कम चाहिए होगा। तो इसी के लिए क्या करते हैं, जब हम कंपनसेटिंग फिल्टर का यूज करते हैं तो ये इस तरीके का बना होता है कि इसका जो थिक पार्ट होता है वो क्या करता है? कम रेडिएशन प्रोवाइड करता है। उसकी वजह से जो कम डेंसिटी के टिश्यूज होते हैं वहां पे इस पार्ट को लगाते हैं, और जो थिन पार्ट होता है कंपनसेटिंग फिल्टर का वहां पे हम क्या करते हैं? ज्यादा डेंसिटी वाला पार्ट को अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ऑर्गन है उसको ज्यादा डोज मिलती है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए कि हमें जो दोनों हमारी ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर हमें इमेज मिले, इसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे कंपनसेटिंग फिल्टर का यूज करते हैं। जो अनइवन डेंसिटी जो होती है उसको क्या करते हैं? कंट्रोल, उसके एक्सपोजर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। क्लियर? चलो, तो तुम्हें ये जितने भी मैंने बताया ना, बीम कॉलीमीटर्स, बीम मॉडिफिकेशन डिवाइस, इसके अलावा यहाँ पे हमने इनकी बात की है, तीनों डिवाइस की, ये पढ़ के जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनवर्टोग्राम इज डन फॉर, किसके लिए किया जाता है? डिजीज के लिए, एनोरेक्टल मेलफॉर्मेशन के लिए, कार्डियक डिफेक्ट्स के लिए, या फिर लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए सबको पता होगा, कर रखा होगा आप लोगों ने भी, काफी बार क्वेश्चन आ भी रखा है ये प्रीवियस एग्जामों में, कि इन्वर्टोग्राम जो होता है ये किया जाता है किसके लिए? जब एनल की जो ओपनिंग होती है वो ओपनिंग जब प्रॉपर नहीं होती है, जब वो क्या नहीं होती? प्रॉपर नहीं होती, तो उस टाइम पे हम जो एक्सरे एग्जामिनेशन करते हैं वो क्या होता है? इन्वर्टोग्राम होता है। अब यहाँ पे हो सकता है आपको एनोरेक्टल मेलफॉर्मेशन दे दिया तो ये सही है। अगर इसकी जगह आपको जो मेनली क्वेश्चन था उसमें आया था एनल एट्रेसिया, अगर ये भी देखने को मिल रहा है इसका मतलब एनल से रिलेटेड ही क्या है? प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम इन्वर्टोग्राम जो होता है उसको प्रीफर करते हैं। क्लियर? इसके अलावा कार्डियक डिफीज, हालांकि हार्ट से रिलेटेड कोई नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड कुछ नहीं होती है यहाँ पे, इसलिए। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट व्यूज होते हैं जैसे कि इन्वर्टोग्राम होता है, ठीक है, इसके अलावा फेटोग्राम होता है, इन सबको आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ये आते हैं क्वेश्चंस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द FWHM फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम मेजर्स, यानी कि FWHM किसको मापता है? टोटल एरिया अंडर कर्व, विड्थ ऑफ द LSF एट 50% ऑफ पीक, एज एंगल, या फिर मैक्सिमम हाइट ऑफ PSF।
बताइए क्या इसका आंसर होगा। अच्छा, मैं एक शॉर्ट फॉर्म आपको बता देती हूँ। PSF का मतलब होता है पॉइंट स्प्रेड फंक्शन, ठीक है। अगर तुम लोगों को थोड़ा एनालाइज करोगे एग्जाम का, प्रीवियस का पेपर का, वो इसलिए सॉल्व करवाते हैं ताकि तुमको थोड़ा बहुत एनालिसिस हो इस चीज का, ठीक है। तो उस टाइम पे तुम देखोगे इस चीज को कि जो छोटी मोटी जो टर्म्स थी, जैसे कि टाइम गेन कंपनसेशन, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल, इस तरीके की शॉर्ट टर्म्स उन लोगों ने दी थी और पूछा था कि इनका काम क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लाइन स्प्रेड फंक्शन, चलिए बताइए। FWHM सुना तो सबने होगा कि FWHM एक कोई टर्म होता है कि बताइए क्या करता है, किसको मेजर करने का काम करेगा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। तो देखो ये जो टर्म है, ये सारी चीजें जो रिलेटेड हैं, ये है रिजोल्यूशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? रिजोल्यूशन से, ठीक है। तो आप जब रिजोल्यूशन पढ़ते हो, जो कि क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्पैटियल रिजोल्यूशन, एक आप पढ़ते हो कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, और एक आप पढ़ते हो थर्ड टेम्पोरल रिजोल्यूशन, ओके। तो जैसे कि अब हम बात करेंगे इसमें, अब सबकी तो बात एक साथ कर नहीं सकते, तो सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन की। तो हम बात करेंगे स्पैटियल रिजोल्यूशन की। स्पैटियल रिजोल्यूशन में क्या होता है कि ऐसा रिजोल्यूशन जो दो एग्जैक्ट जो पास में रखे हुए कोई भी ऑर्गन्स या एरियाज हैं, उनमें क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। मान के चलो कि दो पास में ऐसे ऑब्जेक्ट रखे गए हैं कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और एक छोटा ऑब्जेक्ट है, तो उनकी इमेज अगर प्रॉपरली आए तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस टर्म को, जिसका नाम होता है स्पैटियल रिजोल्यूशन। इसको हम किस में मेजर करते हैं? इसको हम LP पर mm में मेजर करते हैं, जो कि जिसको बोलते हैं लाइन पेयर पर मिलीमीटर, ओके। चलो अब देखो स्पैटियल रिजोल्यूशन जो होते हैं, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट फैक्टर जो होता है वो होता है PSF, पॉइंट स्प्रेड फंक्शन। सेकंड होता है एज स्प्रेड फंक्शन। थर्ड होता है लाइन स्प्रेड फंक्शन, ओके। और एक होता है यहाँ पे MTF, ठीक है, मॉड्यूलेशन ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर, ठीक है। जितना मुझे याद है, MTF ही फुल फॉर्म याद नहीं है थोड़ी, ओके। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पे, ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि यहाँ पे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, स्पैटियल रिजोल्यूशन को। तो क्या होता है कि FWHM, अब ना एक क्या होता है, डायग्राम होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये कर्व बनता है जो कि किसको बताता है यहाँ पे कि अगर कोई सिग्नल है, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी से रिलेटेड क्या हो गया, जैसे कि ऑर्गन्स ने क्या किया, वहां पे ऑर्गन्स को जाकर जो एक्सेस है उन्होंने सिग्नल कैप्चर्स किए, तो सिग्नल्स की जो पीक होती है उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन जो फैक्टर्स हैं इनकी बात करते हैं, ओके। पॉइंट स्प्रेड फंक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके हर एक पॉइंट को, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो उस हर एक पॉइंट के बारे में, उस हर एक पॉइंट स्प्रेड को कौन बताता है, पॉइंट स्प्रेड फंक्शन। एज स्प्रेड फंक्शन मतलब एज को, यानी कि किनारों को। लाइन स्प्रेड फंक्शन जो होता है किसको बताता है, लाइन्स के बारे में बताता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पे FWHM। तो ये जो पीक होती है, अब देखो क्या होता है, ये जो तुमको सिग्नल देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये जो तुम्हें सिग्नल देखने को मिल रहा है, इसकी ये क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पिक हो जाएगी। इस हाईएस्ट पिक की ये क्या है, फुल विड्थ है, ठीक है। अब इसकी जब आप हाफ पिक पे, यानी कि हाफ हाइट की, जब आप विड्थ की बात करते हो, हाफ हाइट पे जब आप विड्थ की बात करते हो, तो वो किसको शो करता है, वो शो करता है यहाँ पे FWHM को। क्लियर? यानी कि आप क्या है कि आपको कोई भी पीक सिग्नल मिला किसी भी ऑब्जेक्ट से लेकर के, उस सिग्नल की जो मैक्सिमम हाइट है, उसके बाद में उसकी जो हाफ हाइट है, उस हाफ हाइट पे सिग्नल की जो विड्थ होती है उसको हम बोलते हैं क्या, FWHM, ओके। विड्थ ऑफ द LSF एट 50% पीक। अगर यहाँ पे लाइन स्प्रेड फंक्शन की जगह क्या होता, PSF भी होता, तो आप इसको भी सही बताते, ठीक है। तो 50% पीक का मतलब है क्या, हाफ हाइट, क्या होता होगे, हाफ हाइट। क्लियर? तो ये जो यहाँ पे डिनोट होती है, इसको ही हम क्या कहते हैं, FWHM कहते हैं। ये कब है, जब सिग्नल स्टार्ट हुआ है। ये कब है, जब क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। क्लियर? तो इनको आपको थोड़ा बहुत याद करना है, थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो सारी चीजें पता लग जाएंगी। क्लियर? इसके अलावा थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। देखो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन अगर लो है, लो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसलिए स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन लो है। हाई रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्मॉल है, तो उसको क्लियरली डिटेल में देखने के लिए जो रिजोल्यूशन है वो क्या क्या है, बढ़ाया गया है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट
ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बारे में कथन जो है वो सही नहीं है। तो देखो प्लीज इन चीजों को मार्क करना एग्जाम में, इसकी वजह से गलती मत करके आना। फर्स्ट है इट हैज अ सिंगल कंटिन्यूअस वाइंडिंग, यानी कि इसमें एक सिंगल कंटिन्यूअस वाइंडिंग होती है। सेकंड है ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यानी कि ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। थर्ड है इट कैन नॉट स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज। फोर्थ है इट इज आइडियल फॉर लो वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशन, यानी कि ये कम वोल्टेज और हाई करंट यानी कि उच्च धारा एप्लीकेशंस के लिए आइडियल है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑटो ट्रांसफॉर्मर पढ़ के जाना, आते हैं क्वेश्चंस और तुम लोगों को डाउट्स भी आते हैं और तुम लोग बोलते भी हो क्लासेस में कि मैम ऑटो ट्रांसफॉर्मर तो पढ़ाओ, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्लास में तो हमने अच्छे से पढ़ाया ही था, उसमें हमने सारे की पॉइंट्स बताए थे कि ये की पॉइंट्स हैं, इनको जरूर पढ़ के जाना। वो जो मैंने पूरी एक तुम्हें बताई थी ना सीरीज, उनको जरूर पढ़ के जाना। ओके चलो, तो बात करते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर की। तो देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, इसमें क्या होती है, सिंगल आपको सेंट्रल वाइंडिंग देखने को मिलती है। क्या? सिंगल सेंट्रल वाइंडिंग देखने को मिलती है। इस वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, इसी में ही प्राइमरी वाइंडिंग और इसी में ही सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है उसका शेयर होता है, यानी कि कॉमन पार्ट होता है। क्लियर? तो फर्स्ट सही है। सेकंड बात करते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। याद करो मैंने तुम्हें सेकंड लाइन में पढ़ाया था कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस होते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर्ली हम उनकी बात करें उसकी वर्किंग की, तो देखो प्रॉपर्ली वर्किंग इस तरीके से होती है कि कोई भी अगर मैग्नेटिक मटीरियल है, उस मैग्नेटिक मटीरियल से अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अगर वो पास हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अच्छा है। अगर ज्यादा लाइंस पास हो रही हैं, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, अब जैसे ही उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। किस में चेंज आता है? मैग्नेटिक फ्लक्स में। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर होती है। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। क्यों चेंज आता है? क्योंकि फाई का भाई फॉर्मूला है ना मैग्नेटिक फ्लक्स का, B.A, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो इसमें चेंज आता है। अब क्या होता है, अगर तुम लोगों को फैराडे का सेकंड नियम याद हो तो उसने सेकंड लॉ में साफ साफ ही बताया था कि जो प्रोड्यूस वहां पे ईएमएफ होता है वो अपने प्रोड्यूस कारक का ही क्या करता है, विरोध करता है, उसके ही क्या करता है, अपोजिशन, उसका क्या करता है, अपोजिशन करता है, उसका अपोज करता है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इस ईएमएफ की वजह से क्या होती है, यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होती है। यही क्या होता है आपका यहाँ पे EMI का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर? अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिवर्सेबल भी आपका देखने को आपको मिल सकता है। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो क्या कर सके, अपने आप में इंडक्शन कर रहा है, यानी कि अगर प्राइमरी वाइंडिंग में क्या हो रहा है, वहां पे चेंज आ रहा है, किसमें, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में क्या हो रही है, करंट इंड्यूस्ड हो रही है। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इंडक्शन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। बात करते हैं इट कैन नॉट स्टेप अप और स्टेप डाउन। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारे पास एक सेंट्रल क्या है, सिंगल वाइंडिंग है, जिसमें अगर हमने प्राइमरी वाइंडिंग में कभी इंक्रीज कर दिया वोल्टेज को तो सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि हमने क्या कर दिया कि प्राइमरी में हमने वाइंडिंग ज्यादा कर दी सेकेंडरी से, तो ये हो गया स्टेप अप। ट्रांसफॉर्मर थ्योरी जरूर याद करके जाना, ठीक है। ओके, सेकंड, अगर हमने ऐसा कर दिया कि सेकेंडरी में हमने ज्यादा कर दिया प्राइमरी कॉइल से, तो वो हो गया स्टेप डाउन। सॉरी, उल्टा लिख दिया ना, हाँ उल्टा लिख दिया, चलो ठीक है। तो एन भी ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया, स्टेप डाउन। और अगर NS ज्यादा हो गया तो वोल्टेज हमें लास्ट में हाई मिला है तो क्या हो गया, स्टेप अप। तो दोनों ही तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है, तो हमें आंसर तो मिल गया थर्ड। ओके, अब इट इज आइडियल। अब देखो याद रखना, तुम बोलोगे अरे मैम ऐसे थोड़ी है, अगर अभी तो आपने बताया कि ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पे जो बात है वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की हो रही है कि वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो है वो हाई करंट और जो लो वोल्टेज है उस एप्लीकेशंस पे काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है अगर आइडियल ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। लेकिन अगर हम नॉर्मल ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो वो ऑफकोर्स स्टेप अप और स्टेप डाउन पे ही काम करेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ट्रांसफॉर्मर अच्छे से पढ़ के जाना, ट्रांसफॉर्मर थ्योरी पढ़ के जाना, ट्रांसफॉर्मर लॉस पढ़ के जाना तुम लोग। आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्चेंट्स व्यू इज स्पेसिफिक फॉर इवैल्यूएट, यानी कि मर्चेंट व्यू जो होता है वो किसके लिए स्पेसिफिक है, किसके लिए किया जाता है। फर्स्ट है टीबिया, सेकंड है पटेला सबलक्सेशन, थर्ड है फीमोरल हेड और फोर्थ है फिबुला। चलिए बताइए
इसका आंसर क्या होगा? देखो जो भी इंपॉर्टेंट व्यूज होते हैं उनको जरूर पढ़ के जाना है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे तुम लोगों को, ठीक है? एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, मिल जाना चाहिए, ठीक है? मिलेगा क्वेश्चन एक। चलो, जैसे कि पिछली बार एक क्वेश्चन आया था जुडेट व्यू का आया था, ठीक है? अब कुछ लोग बोल रहे होंगे, जिनका फर्स्ट होगा वो बोल रहे होंगे अरे मैम काश ऐसा ही हो जाए, है कि बस जुडेट ही आ जाए, या तो जुडेट आ जाए, स्ट्राइकर आ जाए, सचलर्स व्यू आ जाए, ठीक है? चलो, तो बात करते हैं मर्चेंट व्यू की। पहली बात तो ये कि ये जो व्यू होता है ये कहाँ पे होता है? हमारे लोअर लिम्ब में, ठीक है? चलो बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, ओके? और फिर उसके जो भी क्या होते हैं, जो नीज है, ठीक है, यानी कि बोथ नीज को क्या किया जाता है, फ्लेक्स किया जाता है। कहाँ पे? एज टेबल पे, यानी कि टेबल के एज के यहाँ पे लेके जाते हैं और फिर उस पर क्या करते हैं, जो नीज होते हैं उनको फ्लेक्स करवाया जाता है। इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है कि जो कैसेट होती है उस कैसेट को क्या रखते हैं हम, उस इमेज रिसेप्टर को, या हम कैसेट जो होती है उसको, जो नी होता है उसके जस्ट नीचे क्या कर देते हैं, पोजिशनेट कर देते हैं, तो नी के नीचे, बिलो द नी, ठीक है? इसके बाद में क्या करते हैं हम, यहाँ पे सेंट्रल रे फिट करते हैं। तो सेंट्रल रे यहाँ पे जो दी जाती है वो दी जाती है अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री कॉर्डियली, ओके? तो 30 डिग्री कॉर्डियली दी जाती है कहीं पे। अब देखो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, कहीं पे 30 आएगी, कहीं पे 45, कहीं पे 60 भी आ सकती है, तो मैक्सिमम तो तुम्हें 30 ही देखने को मिलेगा, 30 डिग्री कॉर्डियली दी जाती है, ओके? तो ये तो तुम्हारी बात हो गई किसकी, व्यू की, और ये बात होगी तुम्हारे कि कैसे किया जाएगा, कौन सी सेंटरिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं किसको देखने के लिए की जाती है। तो देखो ये जो की जाती है, ये की जाती है पटेला फीमोरल जॉइंट के लिए, ठीक है? पटेरल फीमोरल जॉइंट। अब इन जॉइंट्स में अगर डिसलोकेशन हो गया, क्या हो गया, डिसलोकेशन हो गया किसी तरीके का, तो उसके लिए ये एग्जामिनेशन किया जाएगा। तुम्हें देखने को मिल रहा होगा एक टर्म जिसको हम बोलते हैं सबलक्सेशन, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पार्शियली डिसलोकेशन। क्या मतलब है? पार्शियली डिसलोकेशन अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मर्चेंट व्यू में ही आएगा, ओके? तो पटेला और फीमर से रिलेटेड अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है, कोई भी डिसलोकेशन वहां पे हो रहा है, कोई भी स्पेस अगर वहां पे आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे मर्चेंट व्यू करते हो, ओके? तो आंसर जाएगा पटेला सबलक्सेशन। क्लियर? टिबिया एक अलग ही अपनी क्या है, अलग बोन है। फिबुला बोन जो है वो क्या है, अपन की लिम्ब की बोन्स है, लोअर लिम्ब की, और फीमोरल हेड जो होता है उसके लिए हम एग्जामिनेशन डिफरेंट करते हैं। क्लियर? तो ये मर्चेंट व्यू का याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पेशेंट हैज अ एस्पिरेशन रिस्क स्ट्रोक पेशेंट, ठीक है, देन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज यूज्ड। यानी कि अगर रोगी को एस्पिरेशन रिस्क है, अगर स्ट्रोक पेशेंट है, तो किस प्रकार के हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है हम बेरियम सल्फेट का यूज करेंगे, सेकंड हम आयोडीनेटेड आयोनिक का यूज करेंगे, थर्ड हम गैस्ट्रोग्राफिन का यूज करेंगे, और फोर्थ हम मिथाइल सेलुलोज कार्बोऑक्सी का यूज करेंगे। बताइए बताइए क्या इसका आंसर होगा। फोन आ रहा है मेरा, ठीक है, वो देख रही थी। चलो बताओ। तो चलो बात करते हैं। देखो स्ट्रोक अगर पेशेंट है तो तुम सबको पता है पहली बात तो कि हम इसको, तो तुम सबको पता होगा मैम बेरियम सल्फेट का हम बेरियम स्टडी में यूज करते हैं। आजकल वो नॉर्मल वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं कि बताओ इसमें क्या यूज करते हैं, उसमें क्या, आ भी सकता है, ठीक है, आ भी सकता है, लेकिन जनरली देखे नहीं जाते। आयोडीनेटेड आयोनिक का आप सबको पता है कि हम कौन कौन से कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं पहली बात, और आयोडीनेटेड जो वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो होता है, जो भी नॉन आयोनिक अगर होगा तो उसको हम मैक्सिमम जगह पे यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हम आयोनिक को यूज नहीं करते, आयोनिक को भी काफी जगह पे यूज करते हैं। गैस्ट्रोग्राफिन का तुम सबको पता है कि जब बेरियम सल्फेट कॉन्टेंट इंडिकेटरी हो, जब आयोडीन कॉन्टेंट इंडिकेटरी हो, तो हम गैस्ट्रोग्राफिन का भी यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशंस में। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर पेशेंट क्या है, स्ट्रोक पेशेंट है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, उसके लिए हम गैस्ट्रोग्राफिन का ही यूज करते हैं, ओके। और मिथाइल सेलुलोज कार्बोऑक्सी का यहाँ पे यूज करते हैं, इसका यूज हम एंटेरोक्लाइसिस में करते हैं, जिसको हम स्मॉल बाउल एनेमा बोलते हैं, जिसमें हम प्रॉपरली स्मॉल बाउल का क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं। डबल कॉन्टैक्ट स्टडी में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर एमआरआई, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एमआरआई के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि जिसकी वजह से हम एग्जामिनेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। फर्स्ट है कोक्लियर इम्प्लांट, सेकंड है पेसमेकर जो कि नॉन एमआरआई कंपैटिबल है, थर्ड है मेटल शार्पनर इन आई, ऑप्शन है फॉर ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या इसका आंसर होगा।
तुम लोग बोल रहे होंगे मैम क्या क्वेश्चन पूछ रही हो, ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें पता तो होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर तो होंगे ना इस चीज से कि हाँ हमें तो सब पता है। कॉन्फिडेंस भी तो आता है ना, कॉन्फिडेंस नाम की भी तो चीज होती है, आता है कि नहीं आता तुम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एमआरआई के लिए कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन है, सबको पता है कि क्या होता है कि जब हमारा ह्यूमन ईयर जो होता है उसमें हमारा जो इनर ईयर है उसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कोक्लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हमारे ह्यूमन ईयर में क्या होती है कि कोई भी कोक्लियर में एबनॉर्मलिटी हो जाए जिसकी वजह से जो वहाँ पे प्रेजेंट हेयर सेल्स जो होती हैं वो ऑडिटरी सिग्नल्स को नहीं पहुंचा पाती आगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं फिर कोक्लियर इम्प्लांट क्या करते हैं, इंसर्ट करवाते हैं ईयर के अंदर, जिससे हमें क्या को सुनने में आसानी हो। सेकंड, पेसमेकर। अब देखो अगर ये पेसमेकर नॉन एमआरआई कंपैटिबल है तो इसके लिए क्या है, फिर ये हम यूज नहीं कर सकते। अगर ये एमआरआई कंपैटिबल होता, हम फिजिसिस्ट की हेल्प से, सबकी हेल्प से फिर जिस पेसमेकर को बनाते हैं जो आज के टाइम पे यूज में होते हैं, तो हम क्या कर सकते थे, वहां पे यूज कर सकते थे। थर्ड है मेटल शार्पनर इन आई। इसका मतलब क्या है कि अगर आई में कोई भी फॉरेन बॉडी या फिर कुछ भी पास हो गया है जिसकी वजह से क्या हो सकती है, आई में दिक्कत हो सकती है, तो उस टाइम पे भी अगर कोई भी फॉरेन बॉडी है तब भी हम एमआरआई स्कैन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सियल शोल्डर व्यू इज डन टू इवैल्यूएट, यानी कि एक्सियल शोल्डर व्यू का जो क्या होता है, किसके लिए प्रोजेक्शन किया जाता है। फर्स्ट है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, सेकंड है ग्लिनॉइड कैविटी, थर्ड है क्लेविकल और फोर्थ है कोरकोइड प्रोसेस। चलिए बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। तो तुम लोग सब कमेंट जरूर करना, ठीक है, कि तुमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, सारे सही हैं तो बहुत अच्छी बात है ये तो। चलो तो बात करते हैं यहाँ पे एक्सियल शोल्डर व्यू की। तो देखो एक्सियल शोल्डर व्यू में हम जो एक्सियल शोल्डर व्यू होता है, एक जो व्यू होता है उसको हम यहाँ पे इस व्यू को बोल सकते हैं इंफ्रो सुपीरियर व्यू, ठीक है। क्या होता है, इंफ्रियो सुपीरियर व्यू, यानी कि अगर पेशेंट जो है अगर वो प्रॉपर्ली बैठ नहीं पाता है तो उस टाइम पे भी हम एक एग्जामिनेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सियल शोल्डर व्यू। एक आपने जो बैठ के देखा होगा कि बैठ के क्या करते हैं कि पेशेंट को टेबल पे बिठाते हैं और फिर उसका जो हाथ होता है उसको उस तरीके से हम क्या करते हैं, पोजिशनेट करते हैं। उसी तरीके से हम एक ना बात करते हैं यहाँ पे लॉरेंस मेथड की। किसकी बात करते हैं, लॉरेंस मेथड की। जो भी क्या होता है एक्सियल शोल्डर व्यू की तरह ही बताया जाता है, इसको हम लॉरेंस मेथड बोलते हैं। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो पेशेंट है उस पेशेंट को क्या किया गया है, सुपाइनेटेड लेटाया गया है। सुपाइनेट लेटाने के बाद में क्या करते हैं, उसके जो आर्म होती है उस आर्म को क्या किया जाता है, अबडक्टेड किया जाता है। अबडक्टेड का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी है उससे दूर किया गया है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी से मतलब है कि जो ऐसा नहीं कि प्रॉपर्ली हटा दिया गया है, इसका मतलब ये है कि जो मिड हमारी लाइन होती है इस मिड लाइन से क्या किया गया है, दूर किया गया है, इसको अबडक्टेड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि इस जो आर्म को अबडक्टेड किया है अब इसको हम क्या करते हैं, लेटरल पोजीशन में पोजिशनेट करते हैं। तो हम आर्म जो होती है मतलब जो हैंड और एल्बोज वगैरह होती है इनको हम क्या करते हैं, लेटरल पोजिशन में पोजिशनेट करते हैं। उसके बाद में जो इमेज कैसेट होती है उसको शोल्डर के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, यानी कि शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर करके क्या लगाया जाता है, कैसेट को लगाया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है, ओके। उसके बाद में क्या होता है, एग्जामिनेशन यहाँ पे किया जाता है। जो किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है ग्लिनॉइड कैविटी के लिए। किसके लिए, ग्लिनॉइड कैविटी के लिए ये एग्जामिनेशन जो होता है ये मेनली किया जाता है, ओके। तो इसको थोड़ा बहुत याद रखना। और इनकी जो भी एनाटॉमी होती है जो स्कैपुला, क्लेविकल और ह्यूमरस रिलेटेड होती है, ठीक है, जैसे कि हेड ऑफ ह्यूमरस के बारे में, ग्रेटर ट्यूबरकल जैसा ट्यूबोसिटी, इसके अलावा एक्रोमियन प्रोसेस होती है, कोरकोइड प्रोसेस होती है, इन सब के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। इनके जो कॉन्डाइल्स होते हैं, ठीक है, लेटरल कॉन्डाइल्स, मीडियल कॉन्डाइल्स, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टरलाइजेशन मेथड, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसा स्टरलाइजेशन मेथड जो है वो नहीं होता है। ऑटोकैव, ग्लूटर एल्डिहाइड, यूविलाइट्स या फिर एल्कोहल ड्रॉप। चलिए बताइए। अब देखो पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो आया था बायोमेडिकल वेस्ट पे, तो हो सकता है कि बायोमेडिकल वेस्ट से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, या फिर हो सकता है स्टरलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइटल साइंस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इनसे कोई क्वेश्चन उठ के आ जाए, ओके। ऑक्सीजन थेरेपी होती है, उससे आपने देखा भी होगा एक गाइडलाइन पे क्वेश्चन आया ही था कि अगर कोई भी टीबी पेशेंट है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे अगर हमें उसका एग्जामिनेशन करना है तो, ओके। चलो तो बात करते हैं स्टरलाइजेशन की, ठीक है, यानी कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर उसको फंजाई बैक्टीरिया सबसे दूर रखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो होती है उसका यूज करते हैं। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे स्टरलाइजेशन जो होता है वो 3 टाइप से किया जाता है। कैसे कैसे? एक होता है फिजिकली, एक होता है केमिकल और एक होता है यहाँ पे रेडिएशन, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजिकल फॉर्म की। तो देखो फिजिकल फॉर्म में आपको दो देखने को मिलते होंगे, एक आपको मिला होगा ड्राई हीट के फॉर्म में, हॉट हीट के फॉर्म में, और एक आपको मिला होगा मॉइस्ट हीट के फॉर्म में। तो जब हम मॉइस्ट हीट का यूज करते हैं तो वो किसके, उसके लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको हम ऑटोकेव डिवाइस बोलते हैं। ओके, इसका टेम्परेचर याद कर लेना, ये 121 से लेकर 138 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है। यहाँ पे लगभग 15 मिनट का टाइम लगता है, और इसमें जो प्रेशर होता है वो भी 15 पास्कल जो किलो पास्कल जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो प्रेशर जो है वो 15 क्या किया जाता है, यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो ये होती है मॉइस्ट हीट, और ड्राई हीट में क्या होता है, हॉट हीट होती है, गर्म हीट होती है। क्लियर? तो ये तो ऑप्शन है स्टरलाइजेशन मेथड का। बात करते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में मेनली हम क्या करते हैं, इथाइल ऑक्साइड का फॉर्म एल्डिहाइड का, ऑक्साइड फॉर्म एल्डिहाइड, और इसके अलावा ग्लूटर एल्डिहाइड जो होते हैं इनका हम यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। रेडिएशन में तुम सबको ही पता है हमारे पास बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं, यूवी लाइट्स होती हैं, इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, डायग्नोस करने के लिए एक्सरेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, ठीक है, डायग्नोस करने के लिए। ओके, और इसके अलावा अगर स्टरलाइजेशन मेथड की बात आ रही है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, किसका, यहाँ पे हम यूज करेंगे यूवी लाइट्स का, सूर्य के प्रकाश का, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक स्टरलाइजेशन मेथड हो गया। तो ये हो गया। अल्कोहल जो होता है ये क्या होता है, एक डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में होता है। क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में होता है। ओके, तो इसको डिसइंफेक्टेंट्स को भी जरूर पढ़ के जाना आप लोग। ओके, काम लायक चीजें हैं, पढ़ के जाओगे तो अच्छा रहेगा, फायदा होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, पैरालाइटिक इलियस इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द प्रोसीजर, यानी कि पैरालाइटिक इलियस प्रोसीजर के लिए कौन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ठीक है, फर्स्ट है, यानी कि किस प्रोसीजर के लिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। फर्स्ट है बेरियम स्वेलो, बेरियम एनेमा, एंटेरोक्लाइसिस या फिर बेरियम मील। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आ सकता है कि आपको प्रोसीजर देके ये पूछ ले कि बताओ ये एग्जामिनेशन किसके लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल बेरियम स्वेलो की बात कर लें तो मेनली ये ईसोफेगस के लिए किया जाता है, सबको पता है। ठीक है, बेरियम मील की बात कर लेते हैं तो उसमें ईसोफेगस, स्टमक और पैरोक्सिमल क्या आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि डुओडेनम आता है। ओके, बेरियम मील फॉलो थ्रू पे जाते हैं तो पूरी हम स्मॉल इंटेस्टाइन की, यानी कि हम बात करते हैं वहां पे किसकी, डुओडेनम की, जेजुनम की, इलियम की, टिल इल्यूसिकल जंक्शन तक। ओके, उसके बाद में हम स्मॉल बाउल एनेमा में जाते हैं तो भी हम प्रॉपर्ली एक्यूरेट स्मॉल बाउल इंटेस्टाइन में यानी कि स्मॉल बाउल का एग्जामिनेशन करते हैं। लास्ट में हम बेरियम एनेमा पर जाते हैं जहां पे हम लार्ज इंटेस्टाइन का, सीकम, कॉलन और रेक्टम का एग्जामिनेशन करते हैं। ओके, तो मेनली जो कोलाइटिस, जितनी भी आपको बीमारियां देखने को मिले कि अगर उसमें कोलाइटिस आ रहा है तो मान लेना कि वो तो बेरियम एनेमा के लिए ही बताई गई हैं। ओके, चलो तो बात करते हैं पैरालाइटिक इलियस की। पैरालाइटिक इलियस का मतलब क्या होता है कि देखो जब स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, पैरास्टाइलिसिस मूवमेंट होते रहते हैं। तो उसमें किसी भी एब्नॉर्मलिटी की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जब मूवमेंट्स जो होते हैं अगर वो रुक जाता है तो उसको हम बोलते हैं पैरालाइटिक इलियस। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पैरालाइटिक इलियस। अब तुमको सबको पता है अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात है तो दो ही बात की जाएगी, या तो बेरियम मील फॉलो थ्रू की बात की जाएगी या फिर बात की जाएगी स्मॉल बाउल एनेमा जिसको हम एंटेरोक्लाइसिस बोलते हैं। तो बिल्कुल एंटेरोक्लाइसिस जो होता है, अगर कोई भी पेशेंट है जिसके ये प्रॉब्लम है कि उसका स्मॉल बाउल इंटेस्टाइन जो है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन है अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है तो वहां पे आप कभी भी ये ट्राई नहीं करोगे कि वो एग्जामिनेशन मतलब जो एंटेरोक्लाइसिस एग्जामिनेशन है वो वहां पे किया जाए। क्लियर? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बेरियम स्वेलो, बेरियम जो मील होता है उसमें आपको ट्रैक्यूइसोफेगल उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के लिए किया जाता है, हीटस हर्निया के लिए किया जाता है। ठीक है, डिस्फेजिया, डिस्पेप्सिया, ये सारी जो अलग अलग चीजें हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रिगार्डिंग द सिटी स्कैन मशीन। तो अगर कोई सिटी स्कैन मशीन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सिटी स्कैन के लिए ट्रू नहीं हो सकता। फर्स्ट है सिटी स्कैन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सिटी स्कैन जो होती है ये ऑब्जेक्ट के मल्टीपल प्रोजेक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। फर्स्ट। सेकंड बात ये की जा रही है कि सिटी स्कैन इज यूज्ड टू फल्क्रम पॉइंट कॉन्सेप्ट, यानी कि मॉडर्न जो सिटीज होती हैं, जो आधुनिक समय में यूज की जाने वाली सिटी होती हैं, वो फल्क्रम कॉन्सेप्ट पॉइंट पे काम करती है, पॉइंट कॉन्सेप्ट पर। थर्ड है सिटी स्कैन इज एप्लीकेबल फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड सॉइल कोर एनालिसिस, यानी कि इसका उपयोग हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और सॉइल कोर एनालिसिस के लिए यूज में लेते हैं। फोर है सिटी स्कैनर इन्वेंटेड बाय गॉडफ्रे न्यूबोल हाउंसफील्ड इन 1970, यानी कि इसका जो आविष्कार है वो इन्होंने किया था 1917 में। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जो सही होगा, सही नहीं होगा, बताइए। ऑप्शन ये है कि नॉट ट्रू। ओके, चलो बताओ।
तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि हम सबको पता है इमेज रिकंस्ट्रक्शन में जब हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं तो हम यही पढ़ते हैं कि सबसे पहले तो जो सिटी स्कैनर का बेसिक रिकंस्ट्रक्शन होता है उसका प्रिंसिपल यही होता है कि वो क्या करता है, स्कैन के कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मल्टीपल प्रोजेक्शन लेता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमको इस तरीके से डायग्राम भी देखने को मिलता है, ठीक है, हर एक व्यू से, हर एक एंगल से। तो ये तो ऑप्शन सही हो गया। सेकंड, अब बात करते हैं एक फलक्रम पॉइंट कॉन्सेप्ट होता है। देखो ये जो पॉइंट कॉन्सेप्ट था ये हम लीनियर टोमोग्राफीज में यूज करते थे, यानी कि जो हम पहले के टाइम की कन्वेंशनल टोमोग्राफीज का यूज करते थे, उन कन्वेंशनल टोमोग्राफी जिसको हम लीनियर टोमोग्राफी कहते हैं, उन लीनियर टोमोग्राफी में हम इसका यूज करते थे। इस फलक्रम पॉइंट का मतलब ये होता था कि ये उन लोगों का क्या होता था, स्टैंडर्ड पॉइंट होता था। क्या होता था, स्टैंडर्ड पॉइंट। अगर इस स्टैंडर्ड पॉइंट से कोई भी इमेज जो है उसके सिग्नल अगर ज्यादा गए या सिग्नल कम गए तो वो इमेज पक्का ही पक्का क्या आएगी, ब्लर इमेज आएगी। क्या आएगी, ब्लर्ड इमेज आती है, ठीक है। तो उस टाइम पे इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया करते थे। तो सिंपल सी बात है कि ये जो रिगार्डिंग बात की जा रही है आज के मॉडर्न सिटी स्कैन के बारे में की जा रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड बात करते हैं कि एप्लीकेबल होता है। अब तुमने पढ़ा होगा कि ट्रोमा के लिए होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथ साथ में ये नॉन डिस्ट्रक्टिव जो टेस्टिंग होती है, ठीक है, उसके लिए भी, और जो सॉइल कोर एनालिसिस होता है उसके लिए भी यूज में लिया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सिटी स्कैनर को जो इन्वेंट किया था सबको पता है, गॉडफ्रे न्यूबोल्ट हाउसफील्ड ने, और 1970 में। अब देखो ये कहीं पे 1970 पढ़ने को मिलेगा, कहीं 1973 पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, हर बुक में ये अलग अलग दे रखा है। ओके, तो मेनली जो ऑप्शन है वो क्या होगा, बी इनकरेक्ट होगा कि आज के टाइम पे जो हमारी मॉडर्न सिटी स्कैन है उसमें हम फलक्रम पॉइंट कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इज यूज ड्यूरिंग इंसर्टेशन ऑफ एनेमा टिप, यानी कि अगर एनेमा टिप इंसर्टेशन है तो उस टाइम पे हम किस पोजीशन का यूज करते हैं। चलो बताओ, बेरियम एनेमा से ये क्वेश्चन है। फर्स्ट है प्रोन, सेकंड है राइट लेटरल, थर्ड है लेफ्ट लेटरल और फोर्थ है सुपाइन पोजीशन। बताइए कौन से का हम यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन बेरियम एनेमा से है, तो तुम लोग पहले बेरियम एनेमा को अच्छे से पढ़ना, याद करना, किसके लिए किया जाता है ये याद करना, प्रोसीजर कैसे होता है, कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया को यूज करते हैं, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशंस होते हैं, ये सब अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा इक्विपमेंट्स में एनेमा बैक और इन सब के बारे में पढ़ना। तो लेफ्ट लेटरल को ही हम क्या बोलते हैं, सिम्स पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिम्स पोजीशन। तो सिम्स पोजीशन में ही क्या होता है, हमारे ये जो एग्जामिनेशन होता है बेरियम एनेमा का, ये किया जाता है। ओके, तो पोजीशन से बाय चांस क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना, जैसे कि लेफ्ट लेटरल को क्या बोलते हैं, सिम्स पोजीशन बोलते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन अगला, विच ड्रग इज यूज्ड एज कॉन्ट्रास्ट एजेंट इन आईवीपी, यानी कि आईवीपी में कॉन्ट्रास्ट एजेंट के रूप में कौन सा एग्जामिनेशन होता है, कौन सा ड्रग होता है जो हम यूज में लेते हैं। बेरियम सल्फेट, यूरोग्राफिन, गैडोलिनियम और आइसोनाइजाइड। बताओ कौन सा हम यूज करते हैं। देखो स्टरलाइजेशन हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, इसके अलावा ड्रग्स हो गए, इमरजेंसी डिसइंफेक्टेंट्स हो गए, पढ़ के जाना वाइटल साइंस इन सबको। ओके, चलो तो बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो बेरियम सल्फेट हम बेरियम स्टडी यानी कि जीआईटी स्टडी के लिए यूज करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्टडी के लिए। यूरोग्राफिन जो है एक टाइप का क्या होता है, आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया ही होता है जिसका हम यूज करते हैं। तो बिल्कुल हम जो आईवीपी होती है उसमें आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं, तो यूरोग्राफिन। गैडोलिनियम का हम यूज एमआरआई में करते हैं। ये क्या होती है, एक हैवी पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसका हम यूज करते हैं, और ये क्या है, एक टाइप का ड्रग होता है। क्लियर। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चंस आपको भले थोड़े बहुत इजी लगे होंगे कि मैम इजी क्वेश्चंस थे मैंने किए, तो अच्छी बात है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस हैं जो सही किए। मेरा मैन ये था कि आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी समझो, और साथ साथ में मैंने आपको ये इसमें हर एक क्वेश्चन में ये भी समझाया है कि आप इस चीज़ को भी ज़रूर याद करना। तो ये आपके लिए क्लास जो होगी वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है कि जो जो आपने टॉपिक छोड़ दिए होंगे उनको भी आप लोग कवर कर सकते। अगर आप लोगों को अपनी तैयारी और भी अच्छी करनी हो, क्योंकि सबको पता होता है कि लास्ट टाइम पे हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप लोग, हम आपके लिए बुक लेके आ चुके हैं ऑल इंडिया रेडियोग्राफर्स। ठीक है, तो ऑल इंडिया रेडियोग्राफर की ये जो बुकलेट है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस बुकलेट के अंदर आपको बहुत सारे पेपर्स होंगे जो कि देखने के लिए मिलने वाले हैं, चाहे वो एम्स का हो, चाहे आपको एमपी ग्रुप 5 के पेपर्स हो, साथ साथ में आपको आरआरबी का पेपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको सिक्किम के, केरला के जो पेपर्स होंगे वो भी इस बुकलेट के अंदर आपको बताए गए हैं। इस बुकलेट के अंदर आपको 25
2500 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे वो देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप उनको सॉल्व करोगे लास्ट टाइम पे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छा पॉइंट रहने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, साथ साथ में आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और ये चीज़ तुम लोग याद रखना कि जो भी एग्जाम्स होती है उनका लगभग जो पैटर्न होता है वो 40% MCQs यानी कि जो प्रीवियस MCQs होते हैं उन पे बेस्ड ही होता है। ओके, तो अगर आप लोगों को ये बुकलेट खरीदनी है तो आप इस वेबसाइट पर, जिसका नाम है sudarshanmedico.com, इस वेबसाइट पर जाकर के इनरोल कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी ये जो बुक है इसको मंगवा सकते हो, यहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को ऐसा है कि आप लोगों को फ्री बुक चाहिए तो उसके लिए भी बहुत अच्छी यहाँ पे आपके लिए एक बोलते हैं ना पॉलिसी है कि अगर आप लोग एम्स CRE का जो 2025 का रेडियोग्राफर का बैच है, अगर आपने जिन लोगों ने उसको ज्वाइन कर रखा होगा, जिन लोगों ने उसको इनरोल कर रखा होगा, उन लोगों के लिए जो ये बुक होगी वो बिल्कुल फ्री कॉस्ट रहेगी। ठीक है, यानी कि उनको कोई भी इस चीज के लिए चार्ज नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए ये जो बुक है वो बिल्कुल फ्री रहने वाली है। तो अगर आपको बुकलेट्स चाहिए तो आप sudarshanmedico.com की जो वेबसाइट है वहां पे जाकर के अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हो। आपको बहुत जल्दी जो बुक होगी वो अवेलेबल करा दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, अभी भी काफी दिन है आपके पास में जहां पे आप अपनी एक बेटर, एक एफिशिएंट तैयारी कर सकते हो। तो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं ऑल रेडियोग्राफर वैकेंसीज का बैच, जिसमें आपको हर एक वैकेंसीज के लेवल की जो तैयारी होगी वो कराई जाएगी। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ साथ में आपको PDF जो होगा वो भी अवेलेबल कराया जाएगा, जो आपको एकदम शॉर्ट चार्ट के तौर पे देखने के लिए मिलेगा। और आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, साथ साथ में आपके फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पे कराए जाएंगे। अब हर एक स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम होती है कि मैम इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, तो देखो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है कि आपको जो ये पूरा लेक्चर होंगे, ये जितने भी आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, सारे के सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिलेंगे, यानी कि बाइलैंग्वेज होने वाले हैं। ओके, तो अगर आप लोग भी इस सेलेक्टेड लिस्ट में आना चाहते हो, यहाँ पे भी चाहते हो कि आप लोगों की भी फोटो लगे, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि देखो पहली बात तो कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होगी आप लोगों को, तो उसके लिए हम लोगों ने आपको बुक अवेलेबल कराई है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो उसके लिए भी हम लोग आपके लिए कोर्स लेके आए हैं, तो आप वहां से जाकर वीडियो लेक्चर्स कर सकते हो अटेंड, जिससे आपको अपनी जो तैयारी है ना उसमें कहीं आपको बेनिफिट ही देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगर आप इस लिस्ट में अपना फोटो देखना चाहते हो, अपना नाम देखना चाहते हो, तो बिल्कुल ये जो आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो ये आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म रहेगा। साथ ही साथ में यहाँ पे जैसे कि वही है कि जितनी भी ऑल इंडिया पैरामेडिकल रेडियोग्राफर की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सब के लिए अगर आप चाहो तो ये जाकर इनरोल कर सकते हो। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोर्शन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जो इस बार अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एम्स की बात करूं तो 80 क्वेश्चन टेक्निकल से और 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से आने वाले हैं। और सबको पता है, सब तैयारी कर रहे हैं, उन सबको पता है कि एक क्वेश्चन से भी कितना ज्यादा नंबर होगा, कितने 4-5 नंबरों का आ जाता है डिफरेंस, और उन 4-5 नंबरों के डिफरेंस से रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ओके, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और सारी चीजें आपको शॉर्ट चार्ट में बताई जाएंगी। मतलब पूरा पढ़ा करके और पूरा शॉर्ट चार्ट आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इजी तैयारी, टेस्ट सीरीज, और साथ साथ में आपको फ्री PYQ बुकलेट दी जाएगी अगर आप लोग कोर्स जो है वो जाकर इनरोल करते हो, जाकर के ज्वाइन करते हो। ओके, तो ये आपकी कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जिसमें आप लोग अगर अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। ओके, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसी ही और क्लासेस के साथ में। तो अगर आपको ऐसी और क्लासेस चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल जो कि सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से है, आप इसको पहली बात तो आप वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, इसके अलावा आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे हो आप उनके साथ शेयर भी कर देना, और साथ साथ में अगर जब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।